आज हम पढ़ेंगे कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें। पहला जो पाठ है इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु का है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। कहानी इस तरह है। मेरी एक नानी थी। मतलब इस पाठ में जो लेखिका है उसने अपने भाई बहनों की और अपनी नानी की, अपनी बहनों का जैसे धीरे धीरे वो कैसे लेखन की ओर उनका रुझान हुआ, उसके बारे में वर्णन किया गया है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब लेखिका बता रही है कि जो नानी है उसकी कहानी के बारे में वो वर्णन कर रही है, लेकिन लेखिका ने कभी प्रत्यक्ष रूप से अपनी नानी को देखा नहीं था। उनकी नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों भाई बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। लेखिका ये कल्पना कर रही है, नानी से कहानी भले न सुनी हो पर नानी की कहानी जरूर सुनी। देखो, नानी से कहानी भले न सुनी हो पर नानी की कहानी जरूर सुनी। कि नानी से तो वो नहीं मिल पाए थे, लेकिन नानी का व्यवहार कैसा था, नानी कैसी थी, उसके बारे में लेखिका ने सुना। नानी से और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म मतलब उसका जो मूल रूप था, उसका जो अर्थ था, उसका जो भाव था, वह समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ परदान सी औरत थी। पारंपरिक, देखो, पारंपरिक मतलब परंपरा के अनुसार चलने वाली। पारंपरिक, तो इसमें क्या हो जाएगा, मूल शब्द क्या है, परंपरा प्लस एक प्रत्यय है। परंपरा के अनुसार चलने वाली, यानी जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनके अनुसार चलने वाली। पारंपरिक आगे है अनपढ़। अनपढ़ मतलब जो पढ़ी लिखी न हो। इसमें क्या है, अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग है और पढ़ क्या है, मूल शब्द है। परदानसी, परदानसी का मतलब क्या होता है, पर्दा करने वाली। विदेशी शब्द है परदानसी, पर्दा करने वाली, यानी जो परंपराओं को मानने वाली हो, अनपढ़ हो और पर्दा करने वाली हो, वैसी औरत माना है। जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री का अर्थ होता है वकालत करने के लिए, जैसे कि लो करते हैं हम, LLB करते हैं उसके लिए, इस तरह बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ चले गए थे, विलायत चले गए थे। विलायत मतलब विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मतलब जैसे ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर, यानी बैरिस्ट्री की जो डिग्री लेकर जब उनके नाना वापस देश आए, अपने स्वदेश लौटे, तो उन्होंने अपना जो रहन सहन का तरीका था वो बिल्कुल कैसा बदल लिया था। वो विदेशी रीति रिवाज के अनुसार ज़िंदगी गुजारते थे और अपने रहन सहन पर, लेकिन लेखिका की जो नानी थी उसके ऊपर नाना के रहन सहन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और न ही उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। मतलब उनके ऊपर किसी तरह का कोई, उनके रहन सहन का कोई असर भी नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा और आकांक्षा या पसंद नापसंद, इच्छा आकांक्षा, पाने की इच्छा जो होती है वो होती है आकांक्षा। पसंद नापसंद का इजहार कभी पति से किया। इजहार जो शब्द है वो भी कैसा है, विदेशी है। इजहार भी कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। पसंद नापसंद, देखो पसंद का विलोम बता रखा है, नापसंद। इजहार का अर्थ समझना चाहते हैं आप कि इजहार क्या होता है, मतलब उस चीज के बारे में जानना या अपनी इच्छा व्यक्त करना।
पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुँह चोर हो उठी। पर जब नानी को पता चला कि कम उम्र के जिनकी एक बालिका थी, लड़की थी जो लेखिका की माँ थी, वह 15 वर्ष की थी, तभी उनकी माँ नानी को लगा कि जैसे जैसे वो मौत के करीब जा रही हैं, तो खुद के जब उन्होंने मौत के करीब पाया तो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी जो लेखिका की माँ थी उसकी शादी की फिक्र होने लगी। और उस फिक्र के कारण वो एकदम मुँहजोर हो उठी, यानी जो पर्दे में रहने वाली थी, अनपढ़ थी, वह महिला एकदम बहुत बोलने वाली हो गई। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। देखो, मुँहजोर जो शब्द है इसके अर्थ नीचे दिए भी गए हैं बुक में। मुँहजोर, बहुत बोलने वाली। मान लो उनका जो व्यवहार था वो कैसा हो गया था, विपरीत व्यवहार हो गया था उनका, कि उन्होंने पहले तो जो कभी भी पर्दे में रहती थी और कभी भी किसी से परंपराओं का निर्वाह करने वाली थी, जब उन्होंने स्वयं को मृत्यु के करीब पाया तो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी के विवाह की चिंता होने लगी और उन्होंने अब पर्दे का लिहाज छोड़कर, यानी पर्दे को हटाकर उन्होंने अपने पति से कहा कि वह उनके जो दोस्त हैं प्यारेलाल शर्मा उनसे मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। मतलब हैरानी की बात तो थी कि जिस औरत ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, जिसने कभी किसी से सीधा बात नहीं की, वह आज इस तरह मुँह जोर कैसे हो उठी है। आखिरी वक्त में जिस प्रधान सी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद के मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही है। इसी जिज्ञासा में इसी बात को सुनकर जानकर सभी हैरान थे कि जिस औरत ने कभी स्वयं अपने पति से कभी खुलकर अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया, वह अजनबी, जिसके बारे में वह जब वो पर्दे में रहती थी, ना किसी से बात करती थी, तो वह व्यक्ति उसके लिए कैसा था, अजनबी था। उस अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन का अर्थ क्या होता है, तुरंत। फ़ौरन का अर्थ क्या होता है, तुरंत। फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। हुजूर में उनके सामने। अब जो नानी ने कहा और वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज का मतलब होता है हैरानी में डाल देने वाला। उस बात को सुनकर सभी और अधिक हैरान रह गए थे, दंग रह गए थे। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए आप वर तय करेंगे। यानी उन्होंने कहा कि आप मुझसे ये वादा कीजिए कि मेरी लड़की के लिए जो लड़का तलाश आप करेंगे वो लड़का आप खुद चुनेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमारदार से हो। यानी उनके जो पति थे वह पूर्ण रूप से विलायती विदेशी रीति रिवाजों में निमग्न हो चुके थे, डूब चुके थे, लिप्त हो चुके थे। और लेखिका की जो नानी थी उन्हें यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अंग्रेज़ों के फरमारदारों से हो। साहबों के फरमारदार यही हैं कि जो विदेशी लोगों के जो आज्ञाकारी हों, यानी उनकी चाटुकारिता करते हों, उनके आगे पीछे बोलते हों, उनके रीति रिवाजों को, उनकी परंपराओं को, उनके विचारों को फॉलो करते हों। वो लेखिका की नानी ऐसा नहीं चाहती थी। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आप अपनी तरह आज़ादी का, लेकिन प्यारेलाल शर्मा जो थे वो क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी की शादी आप अपनी तरह का कोई सिपाही ढूंढकर उससे करवा दीजिए।
कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। देखो, कौन कह सकता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी, लेखिका की जो नानी थी, उसने कभी भी अपने विचारों को दूसरों के सामने अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से, अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर, यानी जिसे किसी तरह का कोई खबर नहीं हो, बेखबर उस औरत के मन में। आज़ादी से बेखबर क्यों बताया है? क्योंकि उसने कभी भी अपनी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद को कभी दूसरे व्यक्ति पर के सामने जाहिर नहीं किया था। वो तो उन्होंने कहा कि ऐसी औरत जो खुद की आज़ादी से बेखबर हो, वह जो वो और उसके मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा, जुनून मतलब जज्बा, कुछ कर निकलने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं जुनून। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, यानी वो विचारों से कैसी थी? आज़ाद थी। जो बाह्य सामाजिक जो वातावरण था उसके अनुसार वो प्रधान सी थी, पर्दा करने वाली थी, परंपराओं को निर्वाह करने वाली थी और अनपढ़ थी। लेकिन निजी जीवन में यानी स्वयं के विचारों से वो कैसी थी? खुले विचारों वाली थी, स्वतंत्र विचारों वाली थी। उन्होंने नाना की, और इसी कारण उन्होंने कभी भी नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दी, न उन्हें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक परंपराओं का पालन करने वाली, घर के काम में निपुण, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ भी न रहा हो, दूसरे की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। ये किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं हम? लेखिका की नानी के बारे में। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। यानी ये किसका वर्णन कर रहे हैं? नाना का वर्णन, अपने पिताजी का वर्णन कर रही है लेखिका कि मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। ICS, I मतलब इंडियन, C मतलब सिविल, S मतलब सर्विस, कि भारतीयों पर ये बात लागू हो गई थी कि उन्हें, यदि कोई भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले लेता था तो उस नौजवान को भारतीय सिविल सर्विस जो होती थी उसमें भाग नहीं लेने दिया जाता था। ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुआ था जिसमें उन्होंने ICS की परीक्षा से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी मतलब पुश्तों की जो धरोहर के रूप में पूर्वजों से हमें मिलती है उसे कहते हैं पुश्तैनी। पैसा ढीला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतना भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। खादी की साड़ी क्यों पहनती थी? क्योंकि वो गांधी जी के विचारों का पालन, गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थी, उन्हीं के विचारों के अनुसार चलती थी। तो उन्होंने कहा है कि वो खादी की साड़ी पहनती और वो खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी क्योंकि कमर चनका खा जाती मतलब कमर में लचक आ जाना, कमर में दर्द हो जाना। रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कभी खादी की साड़ी पहनी नहीं थी और उन्होंने कहा कि वो रात भर पहनकर उसका अभ्यास करती थी ताकि सुबह सलीके से उस साड़ी को पहना जा सके और उसे किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस न हो। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यह रही कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की पेशकश नहीं की। देखो, वे कुछ ऐसी नाजुक थी, मतलब जो लेखिका की माँ थी वो बड़ी ही
नजाकत, नफासत और मतलब नाजुकता से पली हुई थी। क्योंकि देखो पहले ही उन्होंने बताया है कि जो लेखिका के माँ है, यानी उनका जो लेखिका का जो ननिहाल है, उसका बैकग्राउंड बताया गया है कि उनके जो नाना थे वह स्वयं क्या करते थे, विदेशी विलायती रीति रिवाजों का पालन करते थे, रीति रिवाजों के ढंग से सलीके से जीते थे, तो उनकी माँ पर भी उनका असर रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि वो इतनी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी उनकी दादी, लेखिका की दादी कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांगती। छीका पहले क्या होता था कि प्राचीन समय में या पुराने विगत समय में देखें तो लोग क्या करते थे कि ऊपर अपनी छत के जो सीलिंग फैन जैसे अपन लगाते हैं उस जगह पर एक छीका बना देते थे। छीका मतलब कोई चीज़ें रखने की वो बना देते थे और उसमें रस्सी से बनता था वो, और उसमें क्या करते थे कि वो उन चीज़ों को जैसे कुत्ते बिल्ली या किसी ऊंचाई की जगह पर रख देते थे ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को वह हाथ या फिर किसी जानवर को वह हाथ नहीं आए। और गनीमत ये रही कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की पेशकश नहीं की, यानी मतलब हम उसे छीके से उतारते तो कोई चीज़ टूट भी सकती है। तो उनकी माँ इतनी नाजुक थी कि उन्हें जिस परंपरा में रहना था उन्हें वैसे ही वातावरण में रहने दिया। क्यों नहीं? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे। कि दो वजह थी इसकी, जो उनकी माँ की जो नाजुक थी, उन्हें कभी छीके से उतारने यानी उन्हें कभी इस तरह के वातावरण में नहीं धकेला गया, वो जैसी थी उन्हें वैसे ही वातावरण में रखा गया। पहले कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी, यानी लेखिका के जो दादा थे, दादा और उनके पिता थे, दादा उनके ससुराल वाले भी यानी लेखिका की माँ के ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे। अभिभूत मतलब जानकार थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। कि ये क्या करते थे, आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े, यानी अंग्रेज़ों के रीति रिवाज, उनके विचारों, उनके रंग ढंगों का पालन करने वाले थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक और क्या परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी बेरोमांचक उपकथाएँ थी जो कहानियों के तिलिस्म को और गाढ़ा बना देती है। ये सारा किसके बारे में वर्णन किए दिए लेखिका? उसके नाना, उसकी नानी और उसकी माँ के बारे में। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उसमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। यानी दूसरी तरह लेखिका क्या कर रही है, अपनी माँ के शख्सियत, उनकी मतलब व्यक्तित्व का वर्णन कर रही है कि उसमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात मतलब परियों की जो कहानी होती है उससे कम जादुई नहीं मालूम होती है। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम करने के लिए उनकी जुबानी राय जरूर मानी जाती थी, क्योंकि वो पहले ही बता चुकी हैं कि उनकी माँ जो थी वह बड़ी ही नाजुक थी। उन्हें किसी तरह का ठोस यानी कोई भारी काम उनसे नहीं हो सकता था। बस ये था कि वो जब कोई काम घर में करवाया जाता था तो उनके बारे में उनसे पूछा जरूर जाता था, और वह अगर उनके विचारों में यदि वो हाँ कर दे तो वह बात उनके लिए पत्थर की लकीर यानी पूरी तरह से उस बात का पालन जरूर किया जाता था।